नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड वॉल्ट विटमैन्स पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। और इसी प्रकार की और एजुकेशनल वीडियोस के लिए आपको मेरे इस चैनल अंग्रेजी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि मेरे इस चैनल पर, मेरे इस अंग्रेजी अड्डा चैनल पर आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपको आपकी क्लास से रिलेटेड बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो मिलने वाली है ताकि आप घर बैठे अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो इसलिए आप मेरे इस चैनल अंग्रेजी अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके जैसे मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो ठीक है, लेट्स बिगिन विद द पोएम। In this video, we are reading वॉल्ट विटमैन्स पोएम द वॉइस ऑफ द रेन ऑफ क्लास 11th। तो वॉल्ट विटमैन के बारे में पहले हम जान लेते हैं। वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट। तो देखिए, वो एक अमेरिकन पोइट थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 मई 1819 एंड डाइड ऑन मार्च 26 1892। तो अगर डेट की बात करें जब उनका जन्म हुआ था तो देखो, May 21 1819 1819, और डाइड जो वो उनकी डेथ हुई थी वो थी March 26 1892। एंड प्लेस की बात करें, बर्थ प्लेस की बात करें तो उनका जो बर्थ प्लेस था वो यूएसए के न्यूयॉर्क में एक प्लेस है वेस्ट हिल्स। तो वेस्ट हिल्स में इनका जन्म हुआ था। हुआ कब था? 21 मई 1819 को। और अगर उनकी डेथ की बात करें तो डेथ न्यूयॉर्क में ही, मतलब सॉरी न्यूयॉर्क नहीं, यूएसए में ही हुई थी। यूएसए मतलब अमेरिका में ही हुई थी, लेकिन प्लेस थोड़ा अलग था। प्लेस था कैम्पडन। तो कैम्पडन में इनकी डेथ हुई थी। और डेट की बात करें तो March 26 1892 था। अब इनकी पोएम की बात करते हैं। तो देखिए, बेसिकली ये जो पोएम है, इस पोएम में उन्होंने जो वाटर साइकिल है उसको एक्सप्रेस किया है। उसको बड़ी ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि वाटर साइकिल जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये जो पोएम है वो क्या है, एक कन्वर्सेशन है बिटवीन द पोइट एंड द रेन। रेन और पोइट के बीच की एक बातचीत है ये जो पोएम है। और उस पोएम में उन्होंने जो वाटर साइकिल है उसको उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है। तो इस पोएम को रीड करने से पहले हम क्या करें कि जो वाटर साइकिल है थोड़ा हम उसको समझ लेते हैं, जो उन्होंने इस पोएम में एक्सप्रेस किया है या फिर इस पोएम में जिसके बारे में हमें बताया। तो देखो, आपको वीडियो में एक इमेज दिख रही है। उस इमेज के माध्यम से हम समझते हैं, उस इमेज के थ्रू हम समझते हैं कि रेन जो है वो कैसे होती है, या फिर वाटर सर्किल जो है, इस धरती पर जो वाटर हमें मिल रहा है वो किस तरीके से हमें मिलता है। तो देखिए, ये जो अर्थ है अपनी, बहुत बड़ी है अर्थ। तो इस अर्थ पे, अपनी इस धरती पे बहुत सारे वाटर सोर्सेज हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं। तो बहुत सारे वाटर सोर्सेज हैं। तो आपको पता है इस धरती पे जितना भी पानी है वो लगातार लगातार क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट क्या होता है कि मतलब वेपर के रूप में, वेपर मतलब बाफ के रूप में। ये आपने हर एक छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो पानी है वो बाफ के रूप में ऊपर जाता है, बाफ बन के एक वेपर के रूप में। वेपर क्या होता है, एक मतलब बाफ। तो बाफ के रूप में क्या होता है कि ये ऊपर जाता है। तो आपको पता है जैसे सूरज की जब गर्मी इन ओशंस पर पड़ती है, या फिर जो जो भी पानी है इस धरती पर, उस पर जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो ये जो पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट मतलब वो जो पानी होता है वो बाफ बन के ऊपर जाता है। इवेपोरेट का मतलब वो जो पानी है वो बाफ बन के ऊपर जाता है। तो इसको वेपर के रूप में, जो पानी गर्म होके वेपर के रूप में बाफ बन के जो ऊपर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। इसे बोलते हैं एवेपोरेशन। मतलब वो जो पानी, जो समुद्र का जो पानी है, ओशंस का जो पानी है, रिवर्स का जो पानी है, जो सूरज की गर्मी के कारण बाफ बन के जो ऊपर जा रहा है, वेपर के रूप में जो ऊपर जा रहा है ना, तो वो ऊपर जा रहा है जो वेपर के रूप में, उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। वेपर के रूप में ये पानी ऊपर जाता है। ठीक है, धरती पे जो भी पानी है वो सूरज की गर्मी के कारण इवेपोरेट होके वेपर के रूप में, भाप के रूप में क्या करता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाके ये बादल का रूप ले लेता है। यही पानी जो भाप बन के ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके ये बादल बन जाता है। मतलब होते तो एक्चुअल में होता क्या है, गैसेज ही होते हैं। क्योंकि वेपर लिक्विड जो है जब वो गर्म होता है तो जो वेपर निकलती है एक काइंड ऑफ गैस ही तो होती है वो। तो ठीक है, वो गैस की यहाँ पे जो बादल बन जाते हैं, होता है क्या, गैस होती है, वेपर होता है। ये वेपर का ही एक बड़ी मात्रा में इकट्ठा होना क्या होता है, बादल होता है।
तो इन बादलों के अंदर भी तो पानी होता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में वेपर का ये ग्रुप है। गैसेस तो है, गैसेस मतलब पानी तो है, ये बादल जो है तो गैस के रूप में ये जो ऊपर जाके ये पानी जो होता है भाप बन के ऊपर जाता है और बादल का रूप ले लेता है। अब ये जो गैस के रूप में पानी इकट्ठा हुआ है, एज अ क्लाउड जो इकट्ठा हुआ है ना ये जो पानी, तो इस गैस से फिर क्या होता है कि वापस पानी में तब्दील होता है। ये जो गैस का जो बादल है, वेपर का जो बादल है, दोबारा से क्या होता है, जब ये गैस ठंडी होती है तो ये वापस लिक्विड में, मतलब ये वापस पानी में बदल जाती है, और पानी में बदल जाती है तो उससे क्या होती है, बारिश होती है। तो ये पानी क्या होता है कि वापस धरती पर आ जाता है। तो ये वेपर बन के ऊपर जाता है, ऊपर जाके भाप के रूप में बहुत सारा जो पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो जो पानी वेपर जो इकट्ठी होती है वो बादल बन जाता है। उस बादल से, उस गैस का ये जो बादल बना है, वेपर का जो बादल बना है, दोबारा से फिर ये पानी में कन्वर्ट होता है। उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये पानी में जब तब्दील हो जाता है तो ये पानी बारिश के रूप में वापस धरती पर आता है, और फिर ये पानी क्या करता है, वो रिवर्स में ओशन में चला जाता है, और फिर ये पानी इवेपोरेट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश होती है, नीचे आता है। तो मतलब ये जो सर्किल है वो हमेशा चलता रहता है, एक पल भी ये जो है वो रुकता नहीं है। तो इसी वाटर सर्किल के को इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है। और और ये मैं सोचता हूँ कि आप समझ गए हो कि वाटर सर्किल होता क्या है, क्योंकि आपने छोटी क्लासों में इसके बारे में आपने रीड कर रखा है। तो अब इस पोएम की थीम थोड़ी रीड कर लेते हैं, फिर अपने इस पोएम को पढ़ेंगे। In this poem, the poet tells about the importance of the cyclic nature of rain. Cyclic nature मतलब जो एक चक्कर के रूप में काम करती हो। तो जल चक्कर का मतलब ये देखो, ऊपर इवेपोरेट होगा, कंडेंसेशन होगी, फिर रेन के रूप में वापस आ जाएगा। तो ये एक चक्कर चलता रहता है। तो रेन का जो साइक्लिक नेचर है, मतलब जो चक्रीय स्वभाव है, मतलब वही पानी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बारिश होगी, तो ठीक है, पानी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो ये चक्कर जो चलता रहता है। तो रेन का जो साइक्लिक नेचर है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है, उसका जो महत्व है, उसके बारे में जो पोइट है वो इस पोएम में बात करता है। फर्स्ट द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सीज एंड अदर वाटर बॉडीज टू द एटमोसफियर। कहते हैं कि पहले क्या होता है, सबसे पहले जो पानी होता है, जो अर्थ पे कलेक्टेड है, जो अर्थ पे इकट्ठा पानी है, वो क्या करता है, इवेपोरेट होता है। समुद्र का पानी भी इवेपोरेट होगा, या कोई और वाटर बॉडीज है, कोई भी और कोई जगह जिसमें पानी कलेक्टेड है अर्थ पर, वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होके टू द एटमोसफियर, मतलब जो वातावरण होता है उसमें वेपर के रूप में चला जाता है, मतलब भाप के रूप में ऊपर चला जाता है एटमोसफियर में। देयर इट फॉर्म्स क्लाउड्स, और वहाँ जाके भाप के रूप में ऊपर जाके, वेपर के रूप में ऊपर जाके ये क्या कर लेता है, वहाँ पे क्लाउड्स बना देता है, वहाँ पे क्लाउड्स बना देता है, विच देन कम बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। और वहाँ से ये जो पानी होते हैं, जो वेपर के रूप में बने हुए क्लाउड्स जो है, वेपर के क्लाउड्स जो है, वो रेन के रूप में बारिश के रूप में वापस आ जाते हैं। बारिश के रूप में भी ये जो वेपर है जो ऊपर गई थी, वो पानी के रूप में फिर वापस आ जाती है, रेन की फॉर्म में फिर वापस आ जाती है। द होल साइकिल ऑफ द वाटर इज़ वाइटल फॉर अर्थ। तो ये पूरा जो साइकिल है, ये पूरा जो चक्र है वाटर का, वो बड़ा ही वाइटल है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है अर्थ के लिए। क्योंकि अगर ये जल चक्कर बंद हो जाएगा, अर्थ जो है, जो रेन जो है वो नहीं आएगी, तो धरती पे कुछ हो ही नहीं पाएगा, कोई भी वेजिटेशन नहीं हो पाएगी। जीव जंतु या जो हम हैं वो ह्यूमन बीइंग जो है वो इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये बड़ी एक वाइटल प्रोसेस है। इट इज़ दिस साइकिल विच मेक्स द अर्थ ग्रीन एंड क्लीन। ये साइकिल ही है, ये जल चक्कर ही है, रेन का साइक्लिक नेचर ही है, जो कि अर्थ को ग्रीन एंड क्लीन रखता है, क्योंकि इससे धरती पे हरियाली आती है, और धरती को ये क्लीन भी करती है, अर्थ को ये क्लीन भी करती है। इट मेक्स द लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। और ये जो वाटर साइकिल है, इसी से ही धरती पे जीवन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो अब इस पोएम की थीम मैंने बता दी है, बट बिफोर प्रोसीडिंग विद द लेसन आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन दिस पोएम। तो इस पोएम के अंदर जो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इस पोएम को रीड करने से पहले। लेकिन अब मैं पोइटिक डिवाइसेस जो है वो आपको पोएम से पहले क्यों बताना चाहता हूँ, देखो इसका एक रीज़न है, क्योंकि देर इज़ अ पोइटिक डिवाइस इवन इन द टाइटल ऑफ द पोएम। क्योंकि इस वॉल्ट विटमैन के द्वारा, मतलब पोएम वॉल्ट विटमैन के द्वारा इस पोएम का जो टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन, इस टाइटल के अंदर ये एक पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है। ठीक है, इसलिए इस पोएम को शुरू करवाने से पहले, रीड करने से पहले ही मैं आपको उस पोइटिक डिवाइस के बारे में बताना चाहता हूँ।
देखो वॉइस ऑफ द रेन जो इसका टाइटल है, मतलब बारिश की आवाज़, तो इसका जो टाइटल है, इसके टाइटल के अंदर ही एक पोइटिक डिवाइस है। और भी बहुत सारे पोइटिक डिवाइस इस पोएम के अंदर यूज़ किए गए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इस पोइटिक डिवाइस जो इसके टाइटल में यूज़ किया गया उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि टाइटल के अंदर ही पोइटिक डिवाइस है। तो इस पोइटिक डिवाइस के अंदर एक इस टाइटल के अंदर एक पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है पोइट के द्वारा। वो कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, वो है पर्सोनिफिकेशन। इसके बारे में और अपने बात करेंगे। पर्सोनिफिकेशन इसके बारे में मैं पोएम के लास्ट में बात करूंगा। देखो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में से बोलते हैं मानवीकरण। तो वैसे पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन ट्रेट्स टू अ नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग। मतलब किसी भी निर्जीव चीज को, और या फिर कोई ऐसी चीज जो कि सजीव नहीं है, कोई ऐसी चीज जो सजीव नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि नॉन ह्यूमन है, जो ह्यूमन नहीं है, उसे कोई मानव की क्वालिटी देना, वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है। जैसे मान लो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉन ह्यूमन चीज को एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ। नॉन ह्यूमन चीज या नॉन लिविंग चीज को अपने क्या कर रहे हैं? कोई ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं, कोई ह्यूमन ट्रेट दे रहे हैं। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल देखो, द सन इज स्माइलिंग एट अस। द सन इज स्माइलिंग एट अस, अगर इसकी हिंदी करें तो मतलब क्या हो जाएगा कि सूरज हम पर स्माइल कर रहा है। स्माइल, देखो स्माइल करना एक क्या चीज़ है? जिसको स्माइल करना, ये एक ह्यूमन की क्वालिटी है। स्माइल करना तो एक ह्यूमन ट्रेट है, एक ह्यूमन क्वालिटी है। सूरज स्माइल थोड़ी कर सकता है। सन जो है, सन स्माइल नहीं कर सकता, क्योंकि स्माइल जो है, स्माइलिंग जो है, वो एक ह्यूमन ट्रेट है, एक ह्यूमन क्वालिटी है। ह्यूमन कैन स्माइल, देखो ह्यूमन स्माइल कर सकता है बट द सन कांट, लेकिन सन स्माइल नहीं कर सकता। तो इसलिए इस सेंटेंस के अंदर द सन इज स्माइलिंग एट अस, कि सूरज हम पर मुस्कुरा रहा है, यहाँ पे जो सन है उसको क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया, उसको पर्सोनिफाई किया गया इस सेंटेंस के अंदर। तो वहीं अपने बात करें इस टाइटल की, देखो वॉइस ऑफ द रेन, तो वॉइस तो ह्यूमन बींग्स की होती है। ह्यूमन तो वॉइस तो ह्यूमन बींग की होती है, ह्यूमन की होती है। जो रेन है उसका तो साउंड होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो रेन है उसको क्या किया गया? पर्सोनिफाइड किया गया। रेन को एक मतलब एक ह्यूमन माना गया है। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे इस टाइटल में जो पोइटिक डिवाइस यूज हुई है वो कौन सी हुई है? पर्सोनिफिकेशन हुई है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि रेन की आवाज़ नहीं होती, ह्यूमन की आवाज़ होती है, हमारी आवाज़ है, लेकिन रेन का तो साउंड होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि रेन जैसे बात कर रही है, तो रेन की वॉइस कहा गया है। तो रेन की वॉइस एक्चुअल में होती नहीं है, तो इसको एक ह्यूमन ट्रेट दी गई है। वॉइस एक ह्यूमन ट्रेट होता है, एक ह्यूमन क्वालिटी होती है, ह्यूमन की वॉइस होती है, रेन की वॉइस नहीं होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर अगर अपने पोइटिक डिवाइस की यूज़ करें, बात करें, तो पोइटिक डिवाइस कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो अब अपने इस पोएम को रीड करते हैं। लेट्स बिगिन विद द पोएम। तो चलिए रीड करते हैं फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। तो फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन में देखिए पोइट क्या कह रहे हैं। ये आपको बताया कि ये जो पोइट है एक्चुअल में क्या है? एक कन्वर्सेशन है बिटवीन द पोइट एंड द रेन। रेन से जो पोइट है वो बातचीत कर रहा है और रेन उसका आंसर भी कर रही है। तो रेन को यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है, जो मैंने आपको बता ही दिया, एक ह्यूमन के जैसे यहाँ पे ट्रीट किया गया है रेन को। And art and who art thou? Said I to the soft falling showers, which strange to tell gave me an answer as here translated। तो देखो स्टार्टिंग की जो दो लाइन है उसमें जो पोइट है वो कह रहा है एंड हु आर्ट दाउ। देखो आर्ट एक ओल्ड फैशनड वर्ड है जिसका अब इंग्लिश में बहुत कम यूज़ किया जाता है या फिर यूज़ ही नहीं किया जाता है। तो आर्ट का मतलब यहाँ पे आर से है, दाउ का मतलब यू से है। तो हु आर्ट दाउ मतलब हु आर यू। तो पोइट ने पूछा कि मैंने सैड आई टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शार्स, धीरे धीरे जो बरसात की बूंदें हो रही थी, बिल्कुल सॉफ्ट सी, सॉफ्ट मतलब जो हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो हल्की हल्की जो बरसात की बूंदें गिर रही थी। तो पोइट कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा हु आर यू, कि तुम कौन हो? हु आर्ट दाउ, हु आर्ट दाउ मतलब
आर्ट का मतलब आर और दाऊ का मतलब यू। तो मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शार जो है, शार मतलब क्या होता है, बौछार जो होती है, धीरे धीरे जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, देखो विच का मतलब हो गया रेन, विच का मतलब यहाँ पे हो गया बारिश की बूंदों से, रेन से। स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, और कहता है कि जो बताने में बड़ा एक स्ट्रेंज, जो बताने में बड़ा एक अजीब सी बात है कि उन्होंने मुझे आंसर किया। ये बड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि रेन जो है वो एक्चुअल में जो रेन है, इट कान टॉक, वो बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी पोइट ने जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने मुझे आंसर किया। तो पोइट कह रहा है कि उस रेन ने मुझे आंसर दिया, जो कि बताने में बड़ी एक स्ट्रेंज सी बात है कि उन्होंने मुझे आंसर किया, रेन ने मुझे आंसर किया, ये बताना बड़ा ही स्ट्रेंज है। एज हियर ट्रांसलेटेड, और जो उस रेन ने मुझे आंसर किया, उस आंसर को मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे रेन ने उस पॉइंट की बात का क्या आंसर किया, जब पॉइंट ने पूछा कि हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। तो धीरे धीरे सॉफ्ट सी मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो देखो उसने क्या कहा, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सैड द वॉइस ऑफ द रेन, इटर्नल आई राइज, इम्पैल्पेबल, आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। तो यहाँ पे देखो पोएम ने क्या जो रेन है वो क्या कहती है, सैड द वॉइस ऑफ द रेन। तो जब पोइट ने पूछा कि तुम कौन हो, तो सैड द वॉइस ऑफ द रेन, तो बारिश की आवाज ने कहा, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की कविता हूँ, मैं अर्थ की कविता हूँ। देखो कविता बेसिकली जो पोएम्स होती हैं, ये पोइट है, तो ये जो भी पोएम्स लिखते थे या जो भी पोइट होता है वो पोएम्स लिखता है, वो लिखता है कि रीडर्स जो है, जो उस पोएम को पढ़े, उसके हार्ट को, उसके पढ़ने वाले के दिल को वो छू जाए, उसको एक खुशी दे या फिर उसको कोई ना कोई सीख दे। तो इसीलिए जो पोएम्स होती हैं वो लिखी जाती है ताकि पढ़ने वाले को अच्छा लगे। तो वैसे कहता है कि जो रेन थी उसने मेरी बात का आंसर किया कि आई एम दी पोएम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की कविता हूँ, मतलब अर्थ को ग्रीन एंड क्लीन रखने वाली हूँ, अर्थ को सुंदरता देने वाली हूँ, ब्यूटिफाई करने वाली हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो कहते हैं कि यहाँ पे अब देखो वाटर साइकिल की बात हो रही है। कहते हैं कि इटर्नल आई राइज, इटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग मतलब हमेशा। देखो आपको पता है कि वाटर साइकिल मैंने बताया हमेशा चलता रहता है, वाटर जो है वो इवेपोरेट होता रहता है, भाप के रूप में ऊपर जाता रहता है, हमेशा जाता रहता है। तो इटर्नल मतलब हो गया हमेशा। आई राइज इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब हो गया जो कि विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसे छुआ ना जा सके। अब देखो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, मतलब तो वाटर वेपर्स होते हैं। तो आपको पता है कि जब रेन जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, भाप के रूप में ऊपर जा रहा है, तो उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे टच नहीं किया जा सकता। तो कहती है कि मैं हमेशा राइज होती रहती हूँ, राइज मतलब ऊपर जाती रहती हूँ। इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल मतलब अनटच्ड, बिना छुए, मतलब मेरी उस फॉर्म को छुआ नहीं जा सकता। तो मैं हमेशा राइज होती रहती हूँ, ऊपर जाती रहती हूँ, बाफ के रूप में, वाटर वेपर के रूप में। आउट ऑफ द लैंड, लैंड मतलब धरती, धरती से मैं ऊपर जाती हूँ, मतलब धरती पे जहाँ पानी इकट्ठा है, तो वहाँ से कहती है कि मैं क्या करती हूँ, वेपर के रूप में धरती से। और बॉटमलेस सी, जो एक बड़ा समुद्र है जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, क्योंकि समुद्र कैसे नहीं कि बॉटम नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा समुद्र होता है, बहुत सी जो होता है बहुत गहरा होता है। तो बॉटमलेस मतलब अथाह हो गया, जिसका कोई बॉटम ना हो। तो कहती है कि मैं हमेशा राइज होती रहती हूँ धरती से, और बॉटमलेस सी जो है समुद्र से मैं ऊपर उठती रहती हूँ। किस फॉर्म में, एक ऐसी किस फॉर्म में ऊपर जाएगी, वेपर्स के रूप में। तो कहती है हमेशा मैं ऊपर जाती रहती हूँ। अपवार्ड टू हेवन, हेवन का मतलब क्या होता है, देखो स्काई, स्काई को हेवन कहा गया है, मतलब स्वर्ग होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो स्काई है उसको कहा गया है हेवन। तो अपवार्ड टू हेवन, वेंस, वेंस का मतलब क्या होता है, वेयर मतलब वहां पर। वेगली फॉर्म्ड, वेगली का मतलब होता है नोट क्लियर, नोट क्लियर का मतलब जो कि क्लियर ना हो। फॉर्म्ड मतलब होता है कोई भी फॉर्म ले लेना, कोई भी रूप ले लेना। ऑल टुगेदर
कुल मिलाकर, अल टुगेदर मतलब कुल मिलाकर, चेंज्ड मतलब बदल कर, एंड येट द सेम। अब यहाँ पे उस प्रोसेस का डिस्क्राइब कर रहा है पॉइंट। तो कहती है कि रेन कह रही है कि मैं हमेशा राइज होती हूँ इम्पैल्पेबल मतलब अनटच्ड, एक ऐसी फॉर्म में जिसे टच नहीं किया जा सकता, मतलब वो बात कर रही है वेपर्स के रूप में। कहती है कि मैं हमेशा लैंड से और सी से ऊपर उठती रहती हूँ, अपवार्ड टू दी हेवन मतलब ऊपर आसमान की तरफ ऊपर उठती रहती हूँ, और वहाँ पर और ऊपर आसमान में जाके वहाँ पर वेगली फॉर्म्ड, और कहती है कि मैं ना फॉर्म कोई एक रूप ले लेती हूँ। किसका रूप ले लेती है, वहाँ पे बात किसकी कर रही है, बादल का एक रूप ले लेती हूँ। कहती है मैं वेगली वहाँ पर मतलब एक ऐसी फॉर्म ले लेती हूँ जो कि क्लियर नहीं होता, क्योंकि यहाँ देखो रेन एक्चुअल में तो क्या पानी है, लेकिन ऊपर जाके वो अपने सही फॉर्म में तो नहीं होती ना, वो क्या बन जाती है, एक वेपर का रूप ले लेती है, एक बादल का रूप ले लेती है, जो कि पानी तो नहीं है। ठीक है तो पानी, लेकिन उसका रूप तो बदल गया। तो कहती है कि वहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, फॉर्म्ड हो जाती हूँ ऊपर जाके, लेकिन वेगली फॉर्म्ड, लेकिन अपने क्लियर रूप में नहीं, मतलब क्लियर नहीं, लेकिन फॉर्म कर जाती हूँ, लेकिन क्लियर नहीं होती मैं वहाँ पे, मतलब पानी हूँ, उस पानी के फॉर्म में मैं नहीं होती, मैं एक वेपर के रूप में वहाँ पर चली जाती हूँ, बादल का रूप ले लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड कुल मिला के, कहती मैं बदल जाती हूँ ऊपर जाके, कुल मिला के मैं बदल, क्योंकि नीचे पानी थी, वेपर बन के ऊपर गई, फिर ऊपर जाके वो बादल बन गई। तो कहती कुल मिला के मैं चेंज हो जाती हूँ, अपना जो फॉर्म है वो चेंज कर लेती हूँ, येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं सेम होती हूँ, क्योंकि ऊपर बादल बन गए वेपर के, लेकिन है तो पानी उसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं सेम होती हूँ। कहती फॉर्म मेरी बदल जाती है, लेकिन फिर भी मैं सेम होती हूँ। आई डिसेंड टू लिव, लिव का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड मीनिंग्स में आप देखते जाओ। डिसेंड होता है कम डाउन मतलब नीचे आना, और लिव का मतलब होता है वॉश या फिर बैथ। वॉश या बैथ का मतलब हो गया नहाना, नहलाना। ठीक है, वॉश या बैथ का मतलब हो गया नहलाना। तो कहते हैं कि फिर मैं नीचे आती हूँ, जब ये ऊपर चलेगी वेपर के रूप में ऊपर चलेगी, या उन्होंने बादल के रूप में ये फॉर्म हो गई, ये सारे जो वेपर है, फिर इस वेपर के अंदर जो पानी है वो क्या होगा, मतलब ये जो वेपर है वो पानी में बदलेगी, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, पानी के रूप में बदलेगी, और वो पानी जो है रेन की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। तो जब कहती है कि मैं ऊपर चली जाती हूँ, बादल का रूप ले लेती हूँ, थोड़ा सा चेंज तो हो जाता है, मेरा जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स मतलब होता है सूखा, लेकिन कहती है मैं फिर डिसेंड होती हूँ, ऊपर से फिर नीचे आती हूँ, ऊपर से फिर नीचे आती हूँ। लीव मतलब धोने के लिए, किसको धोने के लिए, ड्रॉट्स को। ड्रॉट मतलब होता है सूखा, जहाँ बारिश नहीं हुई, जगह बिल्कुल सूखी हुई है। अटोमीज, अटोमीज होता है टाइनी जो पार्टीशंस होते हैं, जो बिल्कुल स्मॉल जो कण होते हैं, सबसे छोटा पार्ट जो होता है किसी भी चीज़ का। एटॉमीज मतलब स्मॉल पार्टिकल्स हो गए, और एटॉमीज मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वर्ड मीनिंग लिखा है छोटे छोटे, छोटे से छोटा कण जो हो गया। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब का मतलब क्या हो गया, अर्थ। कहती है कि मैं फिर वापस आती हूँ धोने के लिए, किसको, सूखी जगह जो होती है, जहाँ सूखा पड़ा हुआ है उसको धोने के लिए, अर्थ पे मैं फिर वापस आती हूँ, जहाँ सूखा पड़ा हुआ है उसको हरा भरा करने के लिए, मतलब उसको धोने के लिए। एटॉमीज को धोने के लिए मतलब छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी, छोटे से छोटे कण को धोने के लिए मैं वापस आती हूँ। और इस धरती की पूरी जो डस्ट लेयर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो डस्ट जम चुकी है, एटमॉस्फेयर में जो डस्ट की परत बन चुकी है, धरती की जो थिंग्स जो है जो डस्टी हो चुकी हैं, जो गंदी हो चुकी हैं, जिन पे धूल जम चुकी हैं, तो उनको धोने के लिए कहते हैं मैं वापस आती हूँ। क्योंकि जब बारिश होती है, आपको पता है, सारे जो पेड़ होते हैं, फूल जो होते हैं वो धुल जाते हैं, और एक बड़ा ही ये जो सीन होता है बारिश होने के बाद, बड़े सुंदर से लगते हैं, क्योंकि वो धुल जाते हैं। गति में इन सारी चीज़ों को, जहाँ ड्रॉट्स है जो सूखा पड़ा हुआ है उसको धोने के लिए, अटॉमीज़ को धोने के लिए, और इस ग्लोब की पूरी जो डस्ट लेयर है, जो डस्ट की परत है, उसको धोने के लिए मैं वापस आती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छिपे हुए। ठीक है, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन या फिर छिपे हुए, और अनबॉर्न का मतलब होता है अनजन्मे। और कहती है कि ऑल दैट इन दैम, दैम यहाँ पे आ रहा है अर्थ के लिए। देखो मेरे बिना, कहती है कि इस धरती के अंदर जो भी होता है, मेरे बिना इस धरती के अंदर जो भी होता है वो क्या होता है, सिर्फ सीड्स होते हैं। क्योंकि अगर पानी मिलेगा तभी तो जो सीड्स हैं वो एक फ्लावर के रूप में, एक प्लांट के रूप में बाहर निकलेंगे। जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक वो बाहर नहीं निकल सकते। तो कहती मेरे बिना इस धरती के अंदर, इस अर्थ के अंदर जो भी होता है वो सिर्फ सीड्स होते हैं। लेटेंट मतलब छिपे हुए, और अनबॉर्न मतलब अनजन्मे, मतलब वो अभी तक बाहर नहीं निकले होते, लेकिन जैसे ही
बारिश होती है तो वो धरती के अंदर सीड्स जो अभी तक लेटेंट थे, जो अभी तक छिपे हुए थे और अनबॉर्न थे, जो धरती से बाहर नहीं निकल पाए थे, जो अंकुरित नहीं हो पाए थे, जैसी बारिश होती है तो वो जो सीड्स थे, वो जो हिडन थे, अनबॉर्न थे, वो बारिश होने के साथ ही क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, वो जन्म ले लेते हैं, बॉर्न हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है अर्थ का। और उसके बाद हम आगे रीड करते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा जो है वो हम रीड करते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन। ओरिजन क्या होता है, देखो, द पॉइंट फ्रॉम विच समथिंग स्टार्ट्स, द पॉइंट फ्रॉम विच समथिंग स्टार्ट्स, वो ओरिजन होता है। ओरिजन का मतलब अपने ये समझ लो, जैसे मान लो अर्थ है, मतलब ये जो रेन है, देखो रेन का ओरिजिन कहाँ से होता है, धरती से ही। धरती पे जो पानी है वो भाप बन के ऊपर जाता है, उसी से वो वेपर के रूप में ऊपर जाता है, उसी से बादल बनते हैं और फिर वही पानी नीचे आ जाता है। तो इसका जो ओरिजिन जो है, जो उसका बर्थ प्लेस कह लो, बर्थ प्लेस जहाँ से वो निकली है वो धरती है, ठीक है। वहाँ से जहाँ से वो निकली है वो उसका ओरिजिन जो है वो अर्थ है। तो कहते हैं कि हमेशा दिन और रात आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन मतलब मेरे खुद का ओरिजिन जो है, जो मेरा बर्थ प्लेस है। कहती मैं हमेशा, फॉर एवर मतलब हमेशा दिन और रात अपने ही ओरिजिन को, अपने ही बर्थ प्लेस को मैं लाइफ देती हूँ, अपनी बर्थ प्लेस को मैं जिंदा करती हूँ। बात किसकी कर रही है, अर्थ की। अर्थ से ही रेन निकली है और अर्थ से ही जो रेन है, देखो जो पानी है वो ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो उसका ओरिजिन जो है, ओरिजिनेट ये कहाँ से होती है, अर्थ से। तो बर्थ प्लेस इसका क्या हो गया, अर्थ। अब अर्थ को ही वो लाइफ देती है, क्योंकि बारिश होगी तभी जो अर्थ है उस पर जो चीज़ें हैं वो हरी भरी रह सकती हैं, जो अर्थ है वो ग्रीन एंड क्लीन रह सकती है। जिसका मतलब वो कह रही है हमेशा, क्योंकि जो वाटर साइकिल जो है, साइक्लिक नेचर ऑफ रेन जो है, मतलब इवेपोरेट होता रहता है जो पानी, वो हमेशा चलता रहता है। देखो हमेशा दिन रात ये चलता रहेगा। तो कहते हैं कि ये जो फॉर एवर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन रीजन। मैं अपनी बर्थ प्लेस को हमेशा, दिन रात कहती, हमेशा मैं क्या करती रहती हूँ, लाइफ देती रहती हूँ। मतलब पानी भाप के रूप में ऊपर जाता रहता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश जो है वो होती रहती है। और मैं जहाँ से निकली हूँ, क्योंकि धरती से मैं निकली हूँ, और उस धरती को मैं बारिश, उस धरती पर ही बारिश के रूप में वापस आके उस धरती को लाइफ देती हूँ, उसको ग्रीन एंड क्लीन बनाती हूँ। एंड मेक प्योर, उस धरती को प्योर बनाती हूँ, उस अर्थ को, अपना मेरा जो बर्थ प्लेस है, जो मेरा ओन ओरिजिन है, उसको मैं हमेशा क्या करती रहती हूँ, प्योर बनाती रहती हूँ। प्योर मतलब ग्रीन एंड क्लीन बनाती रहती हूँ उसको। एंड ब्यूटिफाई इट, और इसे ब्यूटिफाई करती हूँ। ब्यूटिफाई तो वो करती है क्योंकि जैसे रेन आती है तो रेन आने से जो धरती की जो डस्ट लेयर्स है, जो पूरी डस्ट है, एक तो वो जो जो भी चीज़ें हैं इस अर्थ पे वो धुल जाती है, तो पूरी धरती को वो सुंदर बना देती है, पूरी अर्थ को ब्यूटिफाई करती है। अब यहाँ से जो इस वाटर, ये जो वाटर साइकिल है कि अपने ओरिजिन से निकलकर बारिश वापस अपने उसी ओरिजिन पर आ जाती है और उसी को लाइफ देती है वापस, मतलब जहाँ से वो चली थी वापस उसी पे आ जाती है। वाटर साइकिल जो है उसमें जो रेन होती है, तो इसको कंपेयर कर रहा है जो पॉइंट है वो एक पोएम से। कहता है फॉर सॉन्ग्स, सॉन्ग का मतलब यहाँ पोएम से मान लो, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट। वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ट्रैवल करना। वॉन्डरिंग का मतलब होता है ट्रैवल करना। रेक्ड और अनरेक्ड, देखो रेक्ड और अनरेक्ड का मतलब क्या होता है, इट मीन्स वेदर केयर्ड फॉर, मतलब कोई इसकी केयर करे, नोट केयर्ड फॉर मतलब केयर करे या ना करे, केयर करे या ना करे। देखो अब इस ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, पोइट पोएम को कैसे कंपेयर कर रहा है वाटर साइकिल से। देखो वाटर साइकिल हमेशा चलता रहता है, बारिश मतलब पानी भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। और बारिश हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है हम इस बात को समझते हैं। लेकिन देखो कोई इस बात की केयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे बारिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझ पे ध्यान दे रहा है, मेरी इंपॉर्टेंस को समझ रहा है या नहीं समझ रहा कि मैं ऊपर जा रही हूँ, फिर बारिश पानी उसी मतलब पानी बन के फिर नीचे आ रही हूँ। मेरी इस प्रोसेस पर कोई ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा, धरती को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो हमेशा इस काम को करती रहती है, ठीक है। जहाँ से वो निकली है वहीं पे वापस आ जाती है। और इस प्रोसेस पर उसके जो इम्पोर्टेंस है, इस प्रोसेस का, वाटर साइकिल का जो इम्पोर्टेंस है, उस पर कोई ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा, इस पर क्या होता है कि कोई भी ध्यान दे या ना दे,
रेन जो है उसने अपने जो काम है वो हमेशा करते रहना, वाटर साइकिल का जो काम है वो हमेशा चलता रहेगा। तो उसी प्रकार से जो पोइट है वो क्या कहते हैं, फो सॉन्ग कहते हैं, जिस प्रकार से एक कविता होती है, एक सॉन्ग होता है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। देखो एक पोएम का बर्थ प्लेस क्या होगा, पोएम कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है। जैसे रेन का ओरिजिनेट होना कहाँ से होता है, अर्थ से, उसका जो ओरिजिन कहाँ से होता है, अर्थ से, वो निकलती कहाँ से, अर्थ से, और वहीं वापस आ जाती है। अब एक कविता जो होती है, गाना जो होता है, वो जो उस गाने को लिखने वाला है, तो ये किसी भी गाने को जिसने लिखा है उसका जो हार्ट होता है वो उसका बर्थ प्लेस होता है। तो वैसे ही जो सॉन्ग होता है वो निकलता कहाँ है, राइटर के हार्ट से, दिल से। गाना निकल या पोएम निकलती कहाँ है, उसको लिखने वाले के दिल से। तो उसका बर्थ प्लेस का कौन सा हो गया, कि उसके राइटर का जो हार्ट है वो उसका बर्थ प्लेस हो गया। आफ्टर फुलफिलमेंट में देखो, जब कोई गाना लिख दिया जाता है, ठीक है, जब कोई गाना लिख दिया जाता है तो वो गाना उसके बाद रिलीज़ किया जाता है, पोएम जो है उसको पब्लिश किया जाता है, और ये फिर रीडर्स के पास जाती है। गाना जो है वो हमारे पास आएगा, हम उसको सुनेंगे। तो अब फुलफिलमेंट क्या होता है, मतलब जो भी राइटर होता है, चाहे वो कोई पोएम लिख रहा है या फिर कोई सॉन्ग लिख रहा है, तो देखो उस गाने को उसने क्यों लिखा होता है, उसका मोटिव क्या होता है, हर एक गाने का पर्पस होता है। हर एक पोइट, हर एक राइटर यही चाहता है कि इस गाने को लोगों के द्वारा सराहा जाए, उसकी प्रेज़ की जाए, और मेरा जो गाना है वो लोगों के हार्ट को छू जाए, लोगों के हार्ट को प्रसन्न करे, लोगों का दिल जो है उस लोगों को खुशी दे, ठीक है, और उनके जीवन में कोई ना कोई बदलाव लाए, चेंज लाए, और लोगों को मेरा जो गाना है वो अच्छा लगे। तो ये उसका क्या होता है, एक लक्ष्य होता है, एक सॉन्ग का क्या होता है, एक एम होता है। कहते हैं कि उसी प्रकार, जिस प्रकार से एक गाना अपने बर्थ प्लेस से निकलने के बाद, मतलब किसी भी राइटर के हार्ट, जो किसी भी सॉन्ग का बर्थ प्लेस है वहाँ से निकलने के बाद, मतलब गाना कंपोज होने के बाद जब रिलीज होता है, या पोएम जब भी पब्लिश होती है, तो आफ्टर फुलफिलमेंट वो अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव है, जो उसके उद्देश्य है, उसको पूरा करने के बाद, ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी सॉन्ग के, कि वो सुनने वाले के हार्ट को छू जाए, उसको खुशी दे, लोगों को अच्छा लगे। तो ये काम करने के बाद, अपने इस लक्ष्य को फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट मतलब उसको पूरा करने के बाद, वंडरिंग मतलब ट्रैवल करने के बाद। ये गाना आपको पता है, कोई भी गाना होता है तो सिर्फ एक जगह पे नहीं सुना जाता, पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है, अलग अलग जगहों पे उसे सुना जाता है, बहुत सारे प्लेसेस पे सुना जाता है। तो एक सॉन्ग, एक कविता अपने प्लेस, बर्थ प्लेस मतलब किसी भी राइटर के, किसी भी पोइट के हार्ट से निकलने के बाद, उसको कंपोज होने के बाद, और अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उस गाने के लिखे जाने के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उसके लक्ष्य होते हैं, उनको पूरा करने के बाद, वॉन्डरिंग मतलब ट्रैवल करने के बाद, पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के बाद, घूमने के बाद, अलग अलग जगहों पे लोगों के सुने जाने के बाद, रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। ये जो गाना होता है, जो अलग अलग जगहों पे लोगों के द्वारा सुना जाता है, पोएम जो होती है वो लोगों के द्वारा सुनी गई, लोगों ने उसकी प्रेज़ की, लोगों को अच्छा लगा, तो फिर वो वापस आ जाती है किसके पास, जो इसको लिखने वाला है। वापस कैसे आएगी, देखो अब पोएम चल के वापस नहीं आएगी, वो वापस कैसे, अगर किसी ने गाना लिखा, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने सुना, उसकी प्रेज़ की, तो लोगों की जो प्रेज़ है, लोग जो उस पोइट की प्रेम कर रहे हैं, प्रेज़ कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, उस राइटर की सराहना कर रहे हैं, तो ये एक राइटर के लिए गिफ्ट ही होता है। कोई उसके द्वारा लिखी गई चीज़ की तारीफ़ कर रहा है, कोई उसको पसंद कर रहा है, तो ये एक राइटर के लिए, लिखने वाले के लिए क्या होता है, कि एक अवार्ड होता है। तो जब गाना पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है, उसको सराहा जाता है, तो वो प्रेज़ के उपहार के रूप में, वो प्रेज़ रूपी गिफ्ट के रूप में वापस कहाँ आ जाता है, उस राइटर के पास आ जाता है। किस गिफ्ट के रूप में राइटर के पास आता है, एक प्रेज़ के रूप में, क्योंकि पूरे लोग जो है उसकी प्रेज़ कर रहे हैं, तो प्रेज़ के गिफ्ट के रूप में वो वापस राइटर के हार्ट में आ जाता है, मतलब राइटर को खुशी देता है, राइटर के दिल को खुशी देता है। जब लोग उसकी प्रेज़ करते हैं तो वापस वो दिल में ही आ गया, जहाँ से निकला था वहीं वो वापस आ गया। और रेक्ड और अनरेक्ड कहता है कि इससे, इस गाने पर कोई ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, मतलब ये चीज़ लोगों ने इसको ध्यान से सुना या नहीं सुना, तो कहता है कि इससे पोइट को, राइटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे राइटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जिस, उस पोएम का, उस सॉन्ग का, जो किसी राइटर के द्वारा लिखा गया, उसका जो पर्पस था रीडर्स के द्वारा, कि इसको रीड किया जाए लोगों के द्वारा, इसको सुना जाए लोगों के द्वारा, और उसकी प्रेज़ की जाए, अगर ये काम वो सॉन्ग कर देता है,
तो ऑथर को बड़ी खुशी होती है, जो भी इसका राइटर होता है उसको बड़ी खुशी होती है, तो वापस एक खुशी के रूप में उसके हृदय में आ जाता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। तो जहाँ से ये सॉन्ग निकला था वहीं वो सॉन्ग आ जाता है। रैग्ड अनरैग्ड का मतलब जैसे रेन जो होती है, रेन का ये जो साइक्लिक नेचर है, ये जो वाटर साइकिल है वो हमेशा चलता रहता है, उस पर चाहे ध्यान दे या कोई ना दे, रेन ने हमेशा अपना काम करते रहना है और अपनी ओरिजिन को, धरती को लाइफ देते रहना है, उसको हरा भरा बनाते रहना है। ठीक है, तो ये जो पोएम है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अपने आपको आपकी कोई भी अगर क्वारी वगैरह होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता दें। इसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा इस पोएम के अंदर जो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई थी वो मैं जल्दी से थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, एक तो पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ था। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया था। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण। जैसे सन इज स्माइलिंग एट अस, तो वॉइस ऑफ द रेन, जैसे रेन बात कर रही है तो रेन एक नॉन ह्यूमन थिंग है, नॉन ह्यूमन है तो इसका मतलब वो बात नहीं कर सकती, तो रेन की वॉइस नहीं हो सकती। ठीक है, रेन का तो साउंड होता है। तो यहाँ जो रेन है उसे क्या किया है? पर्सोनिफाइड किया गया है। द पोइट यूज्ड अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग। तो इस लाइन के अंदर कहाँ कहाँ कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज हुई है? देखो इस लाइन में देखना, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सैड द वॉइस ऑफ द रेन। तो मैं धरती की कविता हूँ, ये किसने बोला था? रेन की आवाज़ ने। तो रेन की आवाज़ नहीं होता मतलब वॉइस ऑफ द रेन। ये जो लाइन है वॉइस ऑफ द रेन, इसमें रेन को पर्सोनिफाइड किया गया है, मानवीकरण किया गया रेन का। रेन को एक मानव के जैसा ट्रीट किया गया, एक लिविंग चीज़ के जैसा, एक ह्यूमन थिंग के जैसा, ह्यूमन बीइंग के जैसा ट्रीट किया गया है। अब दूसरा जो पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ वो है मेटाफोर। देखो मेटाफोर क्या होता है कि कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताया जाता है। लेकिन ये जो कंपैरिजन होता है वो जैसा शब्द मतलब लाइक या एज शब्द के बिना होता है। दो जिन चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, दूर दूर उनका कोई लेना देना होता ही नहीं है, तो वो वहाँ क्या होता है? मेटाफोर, हिंदी में से रूपक कहते हैं। तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये जो लाइन थी इसमें देखो रेन को क्या कहे? पोएम ऑफ द अर्थ मतलब धरती की कविता। आई एम धरती की कविता। तो यहाँ पे जो रेन इज बीइंग कंपेयर टू अ पोएम, तो रेन को किससे कंपेयर किया गया है? कविता से। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, तो आई किसके लिए आ रहा था? रेन के लिए। तो रेन को क्या माना गया? पोएम। रेन कह रही है कि मैं पोएम हूँ, जबकि रेन पोएम थोड़ी हो सकती है, रेन और कविता दो डिफरेंट थिंग्स है। तो आई एम दी पोएम, तो मैं कविता हूँ। रेन कह रही है कि मैं कविता हूँ। रेन एक अलग चीज़ है, कविता एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या कि कंपेयर किया जा रहा है रेन को पोएम से और उसके जैसा बताया जा रहा है। तो ये अब यहाँ पे लाइक और एज शब्द का अगर तो कहते हैं ना कि आई एम लाइक दी पोएम, लाइक शब्द यूज कर लेता है, आई एम दी लाइक दी पोएम, तो फिर तो यहाँ पे सिमली, ठीक है, उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पे अब दो डिफरेंट थिंग्स जो हैं उनको एक जैसा ही बताने का प्रयास किया गया, उनको कंपेयर किया गया। तो यहाँ पे अब मेटाफोर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे है हाइपरबोले। ये क्या होता है कि एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स का मतलब जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है तो उसमें हाइपरबोले होता है, मतलब जिसमें किसी भी चीज़ को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। देखो यहाँ पे है तो बॉटमलेस सी, अथाह समुद्र जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसका कोई नीचे बॉटम हो ही ना। जब आपको पता है कि कोई भी चीज़ है उसका बॉटम होता है, समुद्र ठीक है मानते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप होता है, बहुत ज़्यादा गहरा होता है, लेकिन उसका ऐसा थोड़ी है बॉटम ही नहीं है। तो बॉटमलेस सी इस बात को एग्जैजरेट करके बोला गया, इसका मतलब यहाँ पे हाइपरबोले है। फिर है इमेजरी। इमेजरी यहाँ पे पोइटिक डिवाइस पे यूज हुआ है। देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे आया था सॉफ्ट फॉलिंग शार। सॉफ्ट फॉलिंग शार मतलब धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो देखो जब अपने ये शब्द बोलते हैं ना तो अपने सामने एक इमेज आ जाती है कि कैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो इसको बोलते हैं इमेजरी, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। मतलब जब अपने ये लाइन बोलते हैं सॉफ्ट फॉलिंग ऑफ शार तो अपने सामने एक इमेज आ जाती है कि धीरे धीरे जो बारिश हो रही है, तो उसकी एक इमेज अपने सामने क्रिएट हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि इमेजरी का यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या करेंगे, इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आपको कहीं पर किसी भी स्ट्रेंजा में या किसी भी लाइन के अंदर कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की और एजुकेशनल वीडियोस आपकी क्लास से रिलेटेड आपको आपके फ़ोन पर ही मिल सके।